अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पढ़ेंगे ER डायग्राम के बारे में। इसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहा जाता है। मुख्तसरन इसके लिए ERD या ER डायग्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ER डायग्राम बुनियादी तौर पे एक सर्वे का काम है जिसके दौरान आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस बनानी हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जाके स्टडी करते हैं और उसकी स्टडी का जो डाटा आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं वो आप डायग्राम की शक्ल में वहाँ से लेके आते हैं और फिर उसके मुताबिक हम डाटाबेस बनाते हैं। बुनियादी तौर पे हमने सबसे पहले जाके उस इदारे में ERD उसकी बनानी है और ये ERD का अमल पब्लिक के इंटरव्यू से स्टार्ट होता है। जो लोग उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं हम उनसे वहाँ के बारे में कुछ सवालात करते हैं। हम उन सवालात को देखते हैं कि सबसे पहले हम किस तरह से उनके साथ मुख्तलिफ सवालात स्टार्ट करेंगे। जिस वक्त हम ERD बनाने लगेंगे, सबसे पहले एक सादा सा सवाल हमने जो ज़हन में रखना है वो है कि हमने सबसे पहले एंटिटीज़ बनानी है। एंटिटीज़ बुनियादी तौर पे क्या होती हैं? इसका सादा सा जवाब ये है, जिस चीज़ के बारे में आपने मालूमात रखनी है उसको एंटिटी बोलते हैं। ये चीज़ हो सकती है, ये लोग हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम पहले भी कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जिनके बारे में हमारे टेबल बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी इदारे में जाते हैं तो आप वहाँ से अगर यही सवाल पूछें कि किसके बारे में मालूमात आप रखना चाह रहे हैं अपने डाटाबेस के अंदर। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तालीमी इदारा है, उसने स्टूडेंट और कॉलेज के बारे में डाटाबेस बनानी है। इसको हमने पहले भी बोर्ड की डाटाबेस के बारे में भी पढ़ा था, उसके टेबल्स हमने देखे थे। हम उसी को स्टडी करते हैं कि हमने कॉलेजेस जो मुख्तलिफ हमारे पास बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, हमने उनकी इन्फॉर्मेशन रखनी है और स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो ये वो चीज़ें हो गई जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो ये एंटिटी कहलाएंगी। याद रखें, एंटिटी को हम हमेशा इसी तरह रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट को हमने रेक्टेंगल के अंदर लिखा, कॉलेज को रेक्टेंगल के अंदर लिखा। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं इन नामों को प्लूरल में लिखने का। ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन रखनी होती है। इसी तरह बहुत सारे कॉलेजेस होंगे तो ये बेशक प्लूरल होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप इसको हमेशा सिंगुलर में रखें और इसको हमेशा कैपिटल में लिखते होते हैं जब भी हम एंटिटी की बात करते हैं। तो एंटिटी में आपने वो तमाम चीज़ें पहले नोट कर लेनी है, हर चीज़, हर शख्स जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं। दूसरा चीज़ जो अहम इसके बारे में आती है वो होती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट से मुराद है कि जो भी एंटिटी जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उस एंटिटी के बारे में आप क्या क्या मालूमात रखना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे हम स्टूडेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं वो उसका रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसका फादर नेम हो सकता है, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो भी उसकी तफसीलात हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ से हम एक मुतलका एंटिटी के साथ एक लाइन जोड़ के उसके आगे एक ओवल शेप में हम उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते चले जाते हैं। स्टूडेंट के बारे में आपने जितने भी एट्रीब्यूट लिखने हैं वो इसी तरह हर एट्रीब्यूट अलग ओवल शेप में लिखा हुआ होगा और उसको हम लाइन के साथ स्टूडेंट के साथ जोड़ देंगे। इसी तरह जो कॉलेज के एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप कॉलेज की एंटिटी के साथ लाइन से जोड़ के उसको लिखते चले जाएंगे और इस तरह से हमारा ये एंटिटी, हर एंटिटी के साथ उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। इससे अगला तीसरा अहम इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें नोट करते हैं वो है इनका रिलेशनशिप। यानी ये जो एंटिटीज़ हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉलेज का एक स्टूडेंट के साथ क्या ताल्लुक है। जाहिर है एक से ज़्यादा एंटिटीज़ जब एक इदारे में एक डाटाबेस के अंदर इकट्ठी हैं तो उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है, इस वजह से वो एक इदारे की डाटाबेस में इकट्ठी हो रही होती हैं। इस रिलेशनशिप को हम इस तरह से डायमंड शेप में शो करवाते हैं और इसको उन दोनों एंटिटीज़ के साथ लाइन से जोड़ देते हैं जो एंटिटीज़ इस रिलेशनशिप में जुड़ी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट जो है उसका ताल्लुक कॉलेज के साथ है। हम यहाँ पे उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप बनाएंगे वो हम ये बनाएंगे कि स्टूडेंट इज़ एनरोल्ड इन कॉलेज। आप रिलेशनशिप में जो भी आपका नाम होगा, जो उन दोनों का ताल्लुक होगा, उसको आप यहाँ पे लिख दें। एक और अहम चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो एंटिटीज़ होती हैं ये अमूमन नाउन होते हैं और जो रिलेशनशिप होता है ये आम तौर पे वर्ब होता है। यानी स्टूडेंट और कॉलेज आप देखें दोनों नाउन हैं, इसम है, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारा वर्ब है। इस तरह से हमारा ये एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप बनता है। थोड़ा सा इसमें एक और गहरी नज़र रखते हैं, आगे चलते हैं। हम इसमें एक और एंटिटी ऐड कर देते हैं सब्जेक्ट की।
यानी जो स्टूडेंट हैं वो अपीयर होते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के पेपर देने के लिए। उस सब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उसका सब्जेक्ट कोड है, उस सब्जेक्ट का नाम है और उसके टोटल मार्क्स हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो इनका आपस में रिलेशनशिप है, इसमें इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। रिलेशनशिप टाइप्स से मुराद क्या है, यहाँ पे हम ये तय करते हैं कि ये एंटिटीज़ का जो आपस में रिलेशनशिप है उसकी नौइयत क्या है। याद रखिएगा, बुनियादी तौर पे 3 रिलेशनशिप की टाइप्स होती हैं, जिसमें पहला 1 to 1, दूसरा 1 to many, तीसरा मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। ये जो तीनों टाइप के रिलेशनशिप है, इसको हम डिफाइन यहाँ से करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉलेज का और एक स्टूडेंट का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से होता है कि एक स्टूडेंट कितने कॉलेजेस में एनरोल्ड है। यकीनन एक स्टूडेंट सिर्फ एक कॉलेज में एनरोल्ड होता है, और इसी तरह एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट एनरोल हैं, एक कॉलेज में कई स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी एनरोलमेंट उसमें मौजूद होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रिलेशनशिप को हम किस तरह से जाहिर करेंगे कि एक कॉलेज में कई स्टूडेंट हैं जबकि एक स्टूडेंट सिर्फ एक कॉलेज में एनरोल होता है। इसको हम 1 to many का रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसको हम जाहिर करने के लिए इस तरह से निशान लगाते हैं। ये हमारा 1 वाली साइड पे एक सिंगल लाइन लगती है, और मैनी वाली साइड पे इस तरह से हम मल्टीपल लाइंस लगाते हैं। ये 3 लाइंस होती हैं। ये जो हमारा तरीकाकार है ERD बनाने का, इसको हम क्रोफुट तरीकाकार बोलते हैं। यानी इसमें जो मैनी साइड का रिलेशनशिप है वो जैसे कव्वे का पंजा होता है, उसी तरह 3 लाइनें इसके तरफ हम लगाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसमें डायरेक्ट M भी लिख सकते हैं, यानी ये मैनी साइड हो जाएगी। इधर 1 लिखेंगे तो वो 1 साइड हो जाएगी। इसी तरह आप 1 और M के साथ, या मैनी टू मैनी शो करवाना हो तो आप M और N की नोटेशन के साथ उसको शो करवाते हैं, और 1 और 1 हो तो उसके लिए हम दोनों साइडों पे 1 लिखेंगे। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट का स्टूडेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, क्योंकि एक स्टूडेंट कई सब्जेक्ट में एनरोल होता है और एक सब्जेक्ट में कई स्टूडेंट अपीयर होते हैं। तो ये एक स्टूडेंट जब कितने सब्जेक्ट में अपीयर होगा या एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट अपीयर होंगे, उसके ऊपर जाहिर होता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है ये मैनी टू मैनी का है। अब ये तो हो गई 3 टाइप्स रिलेशनशिप की। एक इसके अंदर एक एडिशनल चीज जिसका जानना जरूरी होता है। अगर हम बिल्कुल बुनियादी लेवल की ERD की बात करें तो यहाँ पे हमारी बेसिक ERD मुकम्मल हो गई, लेकिन एक अहम चीज इसमें रिलेशनशिप के अंदर आती है, वो होती है कि जो रिलेशनशिप है या आया वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। मैंडेटरी या ऑप्शनल से मुराद ये होता है कि क्या एक कॉलेज में कोई स्टूडेंट होना जरूरी है या नहीं, क्या एक स्टूडेंट का किसी कॉलेज में रजिस्टर्ड होना जरूरी है या नहीं। इसको दूसरे लफ्जों में हम यूं समझेंगे कि कम अज कम, यहां पे हमने बात किया कि कॉलेज में कई स्टूडेंट हो सकते हैं और एक स्टूडेंट सिर्फ एक कॉलेज से एनरोल होता है। अगर हम ये बात करें कि किसी कॉलेज में कम अज कम कितने स्टूडेंट होंगे या एक स्टूडेंट जो है वो कम अज कम कितने कॉलेजेस में एनरोल होगा, तो अब ये इसमें 2 ही जवाब हुआ करेंगे, या 0 होगा या 1 होगा। तो अब अगर हम यहां पे बात करें कि एक स्टूडेंट कम अज कम एक कॉलेज में एनरोल होगा, पहले हमने बात की थी ज्यादा से ज्यादा एक कॉलेज में, अब हम बात करते हैं कम अज कम भी वो एक में जरूर होगा। वो एक से कम स्टूडेंट कॉलेजेस में एनरोल हो तो वो बोर्ड में एग्जाम दे ही नहीं सकता, लिहाजा हम यहाँ पे कहते हैं कि उसका किसी एक कॉलेज के साथ एनरोल होना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट को इजाजत देंगे कि वो भी उसमें दे सकता है, तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे भी हम इसमें 0 लगाएंगे। यहाँ पे हम दूसरी साइड को देखते हैं कि किसी कॉलेज में कम अज कम कितने स्टूडेंट होंगे, तो हो सकता है कि कॉलेज मौजूद है लेकिन उसका इस साल में कोई स्टूडेंट अपीयर नहीं हो रहा एग्जाम में, उन्होंने कोई स्टूडेंट एनरोल करके हमारे पास एग्जाम में नहीं भेजा, तो ये मिनिमम 0 हो सकता है। तो ये 0 और 1 होना ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस की अलामत के तौर पे नजर आएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप बोर्ड में प्राइवेट स्टूडेंट को एनरोल होने की इजाजत देते हैं कि उसका कोई कॉलेज ना हो, तो फिर आप यहाँ पे 1 की बजाय आप 0 शो करवाएंगे। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे आए कि क्या कोई स्टूडेंट जो है वो कम अज कम कितने सब्जेक्ट्स में अपीयर होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट कम अज कम एक सब्जेक्ट में अपीयर होता है, जिसको हम इस लाइन के साथ शो करवाते हैं। इसके बाद अगर हम एक सब्जेक्ट में देखें कि कम अज कम कितने स्टूडेंट होते हैं, तो हो सकता है कि हमने उस सब्जेक्ट को ऑफर तो किया हो लेकिन इस साल हमारे पास उसमें कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपीयर ना हो रहा हो, लिहाजा हम इसको यहाँ पे 0 लिखेंगे। इस तरह से
हमारा जो है ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा ऑप्शनल है, जहां पे हम 0 लिख रहे हैं, या इसको ऑप्शनल से आप ओ के तौर पे याद रख सकते हैं। और ये मैंडेटरी है, यानी इधर लाजिम है कि कम अज कम भी एक रिलेशनशिप जरूर जुड़ा हुआ होगा, लिहाजा इसको हम बोलते हैं कि ये मैंडेटरी रिलेशनशिप है या ऑप्शनल है। तो इसके लिए फिर हम हर साइड पे देखते हैं कि ये हमारा जो रिलेशनशिप है ये कहलाएगा मैंडेटरी 1, ये हमारा ऑप्शनल मैनी, ये ऑप्शनल मैनी है, और ये मैंडेटरी मैनी है। इस तरह से हम रिलेशनशिप के अलग अलग ये नाम भी हमारे पास होते हैं। 1-to-1 का रिलेशनशिप हम यहाँ पे आपको इस वक्त इस स्लाइड पे शो नहीं करवा रहे, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, वहाँ पे हम एक मुकम्मल एक बड़ी EID को देखते हैं और उस EID में हम 1-to-1 के रिलेशनशिप को भी देखेंगे। अगली यहाँ पे हम एक डाटाबेस बनाते हैं, इसकी एक EID बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक एंटिटी ली, ये हमारी पेंसिल मेड हैंडमेड हमारी EID है, लिहाजा आपको थोड़ा सा ये तासुर देने के लिए कि अगर आप इसको जब हाथ से बनाते हैं डाटाबेस, जब आप किसी इदारे में सर्वे करने जाएंगे तो आपके पास जो वाहिद टूल होता है वो होता है पेंसिल और कागज़, और उसके साथ आप उस सारे इंटरव्यू जो उनको ले रहे होते हैं उनको इसी तरह डायग्राम की शक्ल में लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये एक स्टूडेंट है और उसके 2 एट्रीब्यूट हैं, एक स्टूडेंट ID और दूसरा स्टूडेंट नेम। याद रखिए कि हम वहाँ से ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट ID है या रजिस्ट्रेशन नंबर है या उसका रोल नंबर है, उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके आगे चल के हम इसकी प्राइमरी की बना रहे होंगे। तो ये इसका आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट भी कहलाता है। स्टूडेंट के बाद हम देखते हैं कि एक और एंटिटी है जिसके बारे में वो डाटा रखना चाह रहे हैं और वो है कोर्स का, और कोर्स के बारे में वो स्टोर करना चाह रहे हैं कोर्स ID यानी CID, उसके बाद C नेम यानी कोर्स नेम, उसके बाद उसकी फी कितनी है और उसके बाद उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है। इसी तरह एक और एंटिटी हमारे पास आती है टीचर्स की। तो अगर हम ये देखें कि जी टीचर है, उसका टीचर का ID है, टीचर का नाम है, उसका फ़ोन नंबर है, और इसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट इस टीचर के आपने लिखने होंगे वो आप यकीनन इसी एंटिटी के साथ साथ इसी तरह लाइनें जोड़ के और उसको ओवल शेप्स बना के उसके अंदर आप उसको लिखते चले जाएंगे। एक और एंटिटी जो हमारे इसी तरह ये कॉलेज की डाटाबेस है, तो कॉलेज में रूम्स होते हैं, जिन रूम्स के अंदर हम क्लासेस पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी रूम है, उसका रूम नंबर है, रूम की टाइप है, उसका फ्लोर है, उसकी कैपेसिटी है, और इस तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट का अपना डिपार्टमेंट ID है और उसका एक डिपार्टमेंट नेम है। याद रखिए डिपार्टमेंट नेम भी यूनिक हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट ID हमेशा मुख्तसर होता है, लिहाजा इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ID को अंडरलाइन करेंगे, इसको आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मुस्तकबिल में चल के हम इसी को प्राइमरी की बना रहे होंगे। यहाँ पे ये हमारी यहाँ तक एंटिटीज सारी की सारी सामने आ गई। अब हम इन एंटिटीज के रिलेशनशिप को जोड़ने की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट और कोर्स है ये आपस में जुड़े हुए हैं एनरोलमेंट के नाम से। एक स्टूडेंट जो है ही इज एनरोल्ड इन कोर्सेज, कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी कोर्स में एनरोल होता है, और इसकी जो रिलेशनशिप टाइप है, एक स्टूडेंट कई कोर्सेज में एनरोल होता है और एक कोर्स में कई स्टूडेंट एनरोल होते हैं। और इसी तरह अगर आप इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी, जिसको हमने बोला था कि ऑप्शनल या मैंडेटरी को जब हम चेक करते हैं, तो एक स्टूडेंट जो है वो कम अज कम एक कोर्स जरूर रखेगा, लेकिन एक कोर्स में कम अज कम 0 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है हम वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसमें एनरोल नहीं होता। अब यहाँ पे एक मैं और चीज आपको वाजे करता चलूं, जैसे हमने एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स बनाए थे, इसी तरह याद रखिएगा रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमने जिस स्टूडेंट को इस कोर्स में एनरोल किया, हमने उसको किस तारीख पे एनरोल किया था। लिहाजा अगर ऐसा कोई एट्रीब्यूट है जो ना तो स्टूडेंट का है ना कोर्स का है, बल्कि उनके रिलेशनशिप की वजह से वो जन्म लेता है, तो उसको हम इस रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको इसके साथ रखेंगे कि एनरोलमेंट डेट जो है वो एनरोलमेंट का एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट किस तारीख पे एनरोल हुआ था उसका एक एट्रीब्यूट है। आगे चल के हम देखते हैं कि कोर्सेज जो हैं उनका टीचर के साथ क्या ताल्लुक है। कोर्सेज जो हैं वो टीचर पढ़ाते हैं, लिहाजा कोर्स और टीचर का जो रिलेशनशिप है ये टॉट बाय का रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम ये फर्ज करते हैं कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं उसका कम अज कम भी एक टीचर है और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक टीचर हमने रखा हुआ है, और हर टीचर के पास जो कोर्सेज हैं वो एक से ज़्यादा कोर्सेज, यानी यहाँ पे मैनी है, वो एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाता है, और कम अज कम वो एक टीचर, वो जो है टीचर एक कोर्स को ज़रूर पढ़ाता है।
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کورس اور روم کے ریلیشن شپ کی. ظاہر ہے کہ کورسز جو ہیں وہ کلاس رومز کے اندر یا رومز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. تو ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ کورسز آر شیڈیولڈ ان روم. ایک کورس صرف ایک روم میں شیڈیول ہوتا ہے, کم از کم بھی وہ ایک روم میں ہی شیڈیول ہوتا ہے, اور ایک روم میں کئی کورسز شیڈیول ہوتے ہیں. یعنی ظاہر ہے اس میں پہلے پیریڈ میں ایک کورس پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو دوسرے پیریڈ میں کوئی اور مختلف کورس ہو سکتا ہے, لہٰذا وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک روم میں کئی کورسز پڑھائے جاتے ہیں. لیکن کم از کم 0 کورس کی ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ کسی روم میں ہو سکتا ہے کوئی کورس نہ پڑھایا جاتا ہو. یہاں پہ آپ غور کیجئے, جب ہم نے ٹائپ کی بات کی تو ہو سکتا ہے وہ جو روم ہے وہ روم ہمارا کلاس روم ہی نہ ہو, وہ کوئی آفس ہو. یعنی وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا دفتر ہے, وہ ڈین کا دفتر ہے, وہ جو ہمارے پرنسپل ہے ان کا آفس ہو سکتا ہے, وہ اسٹور روم ہو سکتا ہے, وہ لیب ہو سکتی ہے, لہٰذا وہاں پہ کوئی کورس نہیں پڑھایا جاتا. لہٰذا ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ اس روم میں منیمم 0 کورس پڑھائے جاتے ہیں اور میکسیمم مینی کورسز اس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. اب جب ہم مینی کورسز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی کورس پہلے پیریڈ میں ہے, کوئی دوسرے میں ہے, کوئی تیسرے میں ہے, تو اس کا شیڈیول ہم کیسے شائع کریں گے. لہٰذا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم شیڈیولڈ ان کے ساتھ ایک ایٹریبیوٹ بناتے ہیں پیریڈ کا, کہ یعنی یہ جو کورس ہے اس کا اس روم میں کس پیریڈ میں یہ شیڈیول ہوا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو ایٹریبیوٹ ہے یہ بھی اسی طرح ہمارا ریلیشن شپ کا ایٹریبیوٹ ہے, یہ کسی بھی اینٹی کا ایٹریبیوٹ نہیں ہوتا. اس سے آگے ہم چلتے ہیں, ڈپارٹمنٹ اور روم کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم کوئی نہ کوئی روم جو ہے وہ بطور آفس دیتے ہیں, یعنی ڈپارٹمنٹ ہیز آفس ان روم. اب اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا 1-to-1 کا ریلیشن شپ ہے, جو ہم پچھلی EID میں نہیں نظر آ رہا تھا ہمیں. یہ ہمارا 1-to-1 کا ریلیشن شپ ہے, یعنی ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ بھی ایک روم ہے اور کم از کم بھی ایک روم ہے بطور آفس, اور اسی طرح جو روم ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے آفس کے طور پہ زیادہ سے زیادہ ایک روم استعمال ہو سکتا ہے, ہم اس کو دوسرا آفس نہیں دیں گے. اور کم از کم 0 روم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے, چونکہ ہو سکتا ہے وہ روم ڈپارٹمنٹ کے آفس کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا بلکہ وہ کلاس روم ہے یا کوئی لیبارٹری ہے, لہٰذا وہ روم ہمارا منیمم ایز آفس جو ہے منیمم 0 اور میکسیمم 1 جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ موجود ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیچر اور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہم ان کے ریلیشن شپ کو آپس میں جوڑتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے, منیمم بھی اور میکسیمم بھی, وہ کم از کم بھی ایک ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. یعنی یہ ہمارا مینڈیٹری 1 ریلیشن شپ ہے. اور اسی طرح جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کئی ٹیچر ہوتے ہیں لیکن کم از کم ایک ٹیچر اس کے اندر ضرور ہوتا ہے, یہ 0 نہیں ہو سکتا. امید ہے آپ کو اس طرح سے EID کی سمجھ بھی آئی ہوگی. اس میں مزید اگر آپ کے پاس پھر بھی کوئی سوالات رہ گئے ہوں آپ وہ ہمیں ضرور پٹ کریں. اس کے اندر ہم مزید جو ہمارے پاس کچھ ایکسٹینڈیڈ EID کے کچھ ڈائیگرامز ہوتے ہیں, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہم دوبارہ اگلے لیسن میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنے سوال پٹ کریں, ہم ان کو بھی جواب دیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.